नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका। आइए आज पहला चैप्टर कोशिका, जिसको मैंने आपको सिखा दिया है, उसके प्रश्न उत्तर को करते हैं इस पीपीटी की मदद से। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में सही या गलत जो है उसको लिखिए। तो मैं यहाँ जो है क्रॉस और टिक लगाऊंगा। पढ़ते जाता हूँ, फटाफट मैं आपको बताते जाता हूँ, ध्यान से सुनिए। एक कोशिकीय जीव में एक ही कोशिका होती है, सही है या गलत है? तो ये आपका सही है, ठीक है। दूसरा, रक्त कोशिका शाखान्वित होती है? नहीं, रक्त कोशिका शाखान्वित नहीं होती है बल्कि गोलाकार होती है, तो ये जो है ये गलत होगा। किसी जीव की मूलभूत संरचना अंग है? ये गलत है, क्योंकि किसी जीव की मूल संरचना वो कोशिका होती है। अमीबा की आकृति अनियमित यानी इरेगुलर होती है, ये सही है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। आप जानते हैं कि मुर्गियों का अंडा हो या शुतुरमुर्ग का अंडा, वह एक ही कोशिका है और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होती है, ये सही है। पौधे की कोशिकाओं में अपेक्षाकृत बड़ी रिक्तिका पाई जाती है। ये भी आप जानते हैं कि जो जंतु कोशिका है उसमें छोटी छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं और पौधे की कोशिकाओं में, पादप कोशिकाओं में अपेक्षाकृत बड़ी रिक्तिका पाई जाती है, तो ये सही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, सही विकल्प को रेखांकित कीजिए। केंद्र में कौन सा द्रव्य पाया जाता है? प्रश्न है, केंद्रक में कौन सा द्रव्य पाया जाता है? तो केंद्रक में केंद्रक द्रव्य पाया जाएगा, है ना, और कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य होता है, तो इसका सही उत्तर होगा केंद्रक द्रव्य, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जंतु कोशिका में क्या नहीं होता है? कौन सी चीज़ अनुपस्थित, अब्सेंट होती है? तो इसका सही जवाब होगा जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है, तो ये सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक किस में पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट आप जानते हैं कि ये प्लांट सेल में, मतलब पादप कोशिका में पाया जाता है और यहाँ उत्तर होगा पौध कोशिका। अगला सवाल, अमीबा एक एकल कोशिकीय जीव है, बिल्कुल सही है। इसमें एक ही कोशिका में क्या क्या होता है, कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं? तो यहाँ सही जवाब होगा कि अंतर्ग्रहण भी होता है, पाचन भी होता है, अवशोषण और उत्सर्जन दोनों होता है, तो ये सभी प्रक्रियाएं हुआ करती हैं। आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न, कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य क्यों कहा जाता है? तो जवाब है, कोशिका झिल्ली, जिसको हम लोग प्लाज्मा झिल्ली भी बोलते हैं, तो इसमें छिद्र होता है और केवल ऐच्छिक पदार्थों को अंदर आने और हानिकारक पदार्थों को बाहर निकलने देता है। ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें अंदर आ जाएंगी और सारी चीज़ें बाहर जाएंगी, बल्कि जो चीज़ें आनी चाहिए वो आने देता है और जिस चीज़ को अंदर के हानिकारक पदार्थों को बाहर जाने का है, सिर्फ उसी को बाहर जाने देता है। यही कारण है कि इसे चयनात्मक पारगम्य कहते हैं। अब अगला प्रश्न है, कोशिका द्रव में पाए जाने वाले विभिन्न अंगकों के नाम लिखिए और उसके कार्य लिखिए। तो ऐसे अंगक कई सारे हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाए, राइबोसोम, हरित लवक, रसधानी। चलिए एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। पहला है माइटोकॉन्ड्रिया। इसका काम क्या है? ये ऐसा अंगक है जहाँ पे ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज टूट जाता है और ऊर्जा निर्माण होता है, और यही कारण है कि इसे कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा गृह भी कहते हैं। दूसरा गोल्जिकाए, ये एक कारखाने की तरह कार्य करता है जो प्रोटीन और लिपिड को प्रोसेस करता है, ठीक है, और ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन में मदद करता है, इसको एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए। अगला है राइबोसोम। राइबोसोम ये प्रोटीन बनाने का कार्य करता है, मतलब प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। आगे है हरित लवक।
तो हरे पौधों की पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से भोजन बनता है, ये आप जानते हैं। यही चीज़ को करने के लिए क्लोरोप्लास्ट की ज़रूरत पड़ती है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है जिसको वर्णहरित कहते हैं, ठीक है, क्लोरोफिल को। तो हरित लवक में यही होता है। तो रसधानी जो है या फिर खाद्यधानी या रिक्तिका, इसका काम है जल संतुलन बनाने में हेल्प करना और जो फालतू पदार्थ हैं, अपशिष्ट पदार्थों को निगलने या पचाने में मदद करता है। और प्लांट सेल जो है पादप कोशिका में दृढ़ता या कठोरता भी प्रदान करता है। पादप कोशिकाओं में बड़ी बड़ी रिक्तिका पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में छोटी छोटी रिक्तिका पाई जाती है। अगला प्रश्न है, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य में क्या अंतर है, इसको लिखना है। और ये दोनों द्रवों को मिला करके संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है। तो केंद्रक द्रव्य, इसमें केंद्रक झिल्ली के अंदर के द्रव्य को केंद्रक द्रव्य कहते हैं, जबकि केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली के बीच के द्रव्य को कोशिका द्रव्य कहते हैं। केंद्रक द्रव्य में केंद्रिका और गुणसूत्र ये चीज़ें पाई जाती हैं, जबकि कोशिका द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट जैसे अंगक पाए जाते हैं। और इन दोनों को, मतलब केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य, इन दोनों को संयुक्त रूप से जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। समझ गए। अब अगला प्रश्न है, चित्र बनाकर पौध कोशिका या जंतु कोशिका में अंतर बताना है। तो इस तरह से आप चित्र बना लेंगे। ये बाएं साइड जो है ये जंतु कोशिका है और दाहिने साइड ये पादप कोशिका है। तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में किस किस आधार पर अंतर कर सकते हैं। तो एक तरफ आप पादप कोशिका के बारे में लिखिए, एक तरफ जंतु कोशिका के बारे में लिखिए। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। दूसरा है कि पादप कोशिका, आप फोटो भी देख सकते हैं, ये है जंतु कोशिका और ये है पादप कोशिका। अब इसमें देखिए केंद्रक, केंद्रक आप देख पा रहे होंगे कि केंद्रक जो है वो पादप कोशिका में बड़े केंद्रक पाए जाते हैं, ठीक है। केंद्रक जो है थोड़ा बड़ा और वो भी साइड में, किधर है आप देखें, यहाँ पे केंद्रक दिख रहा होगा यहाँ पे। जबकि जंतु कोशिका में आपको दिखेगा सबसे बीच में पाया जाता है केंद्रक, ठीक है। अगला है क्लोरोप्लास्ट। पादप कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट मतलब हरित लवक पादप कोशिकाओं में होता है, जिसमें क्लोरोफिल होता है, जिसकी मदद से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा पौधे में भोजन बनता है, ठीक है। अगला है रिक्तिका। पहले ही हमने बताया कि रिक्तिका जो है वो पादप कोशिका में बड़ी बड़ी होती है, जबकि जंतु कोशिका में छोटी छोटी होती है। आप देख सकते हैं ये जो रिक्तिका है, ये देख सकते हैं पादप कोशिका में बड़ी है, जबकि जंतु कोशिका में छोटी रिक्तिकाएं होती हैं, ठीक है। तो इन आधार पर, चार आधार पर आप अंतर बता सकते हैं। अगला है कोशिका में क्रोमोसोम और गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं और उनके कार्यों का वर्णन करें। तो कोशिका के केंद्रक में धागे या तंतु जैसी संरचना वाला जो पदार्थ होता है वो क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहा जाता है, वो पाया जाता है। क्रोमोसोम इंग्लिश में है और हिंदी में गुणसूत्र, मतलब गुणों का ये धागा है। यह सभी वनस्पतियों मतलब पौधों में और प्राणियों मतलब जंतुओं में आनुवंशिक गुणों को उनके माता पिता से या उनके पूर्वजों से उनकी संततियों मतलब संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी उसको ट्रांसफ़र करते रहते हैं, हस्तांतरित करते रहते हैं। यानी सभी आनुवंशिक गुणों को निर्धारित और उसको प्रोसेस करने का काम करते हैं। जैसे चूहों में पूंछ होती है तो उसके जो भी बच्चे होंगे उसमें पूंछ होगी, लेकिन जो आदमी है उनमें पूंछ नहीं होती है, इसलिए उनकी संतानों में, उनके बच्चों में पूंछ नहीं होती है। अगला प्रश्न है कोशिका भित्ति पौधे की कोशिका में क्या कार्य करता है। तो उत्तर है पौधों की कोशिका झिल्ली के बाहर एक मोटी परत भी होती है। एक अतिरिक्त संरचना ये है जो पौधों में होती है। यह ताप में कोई बदलाव हुआ या तेज़ गति से चलने वाली हवा
या फिर वायुमंडल में खूब ज़्यादा पानी यदि हो जाए, नमी हो जाए, तो ये सब जो अलग अलग तरह के परिवर्तन हैं, इन विभिन्न परिवर्तनों से पौधों की सुरक्षा करता है कोशिका भित्ति, पौधे कोशिका या पादप कोशिका में। अगला प्रश्न है, कोशिका के आकार का जीवों के आकार के साथ कोई संबंध नहीं होता है, क्या आप इससे सहमत हैं? इस बात से अपने स्तर का कारण बताइए या फिर अपने उत्तर का कारण बताइए। ठीक, तो जाहिर सी बात है, कोशिका के आकार का जीवों के आकार के साथ कोई संबंध नहीं होता है। इस कथन से आप लिखेंगे मैं पूरी तरह सहमत हूँ। क्यों? क्योंकि कोशिकाएं अलग अलग आकार की होती हैं और अलग अलग आकार की कोशिकाएं मिलकर अलग अलग प्रकार के ऊतक बनाती हैं जो कि अंगों का निर्माण करती हैं। जैसे मुर्गी का अंडा एक कोशिका है जो बड़ा होता है और जिससे चूजा बनता है और चूजा से फिर मुर्गा या मुर्गी बनता है। लेकिन बरगद का बीज एक कोशिका है और छोटा बालू के कण जैसा होता है, लेकिन उससे बनने वाला जो शरीर है, जीव है, वो एक विशाल बरगद का पेड़ बन जाता है। तो कोशिका का आकार छोटा होगा, लेकिन उससे जो बनने वाला जीव है ज़रूरी नहीं है कि वो छोटा ही हो। तो ये बात बिल्कुल सही है कि कोशिका के आकार का जीवों के आकार से कोई संबंध नहीं होता है। आप देख सकते हैं मुर्गी और बरगद, मुर्गी के अंडे से ये चूजा निकलता है, ये बाद में जाकर के मुर्गा मुर्गी बड़ा बन जाता है और एक छोटा सा बीज से देख सकते हैं इतना बड़ा जो है बरगद का पेड़ बन जाता है। ठीक है, तो बस यहीं पे चैप्टर ख़त्म होता है। कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिखें, और यदि आपके मन में कोई प्रश्न बना रह गया तो इसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में जा कर के लिखें। उसी कमेंट बॉक्स में जो आप फीडबैक देंगे उसी के आधार पर मैं आगे और सुधार करूँगा। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला चैप्टर है धातु और अधातु, उसके प्रश्नोत्तर में लेकर के आऊँगा।